नमस्कार, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 28 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आइए सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स फेम, यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम टिल 2024। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर कहा गया है कि द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड इट्स एम्बिशियस स्कीम टू प्रोमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाय 2 ईयर टिल 31 मार्च 2024। तो यहाँ पर फेम का जो दूसरा फेज चल रहा था उसे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और आपको याद रखना है कि इस योजना का फुल फॉर्म क्या है। और मैंने क्या बताया, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस योजना का पहला चरण 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था, जो कि 31 मार्च 2019 तक चला। और इसका सेकेंड फेज, जिसे हम फेम 2 के नाम से जानते हैं, वो 1 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया और वो 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाला था। लेकिन फेज 2 को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं और इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे कोई भी डेटा पूछा जा सकता है। अगर हम फेम 2 की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनी एलोकेटेड अंडर फेम 2 इज टू बी स्पेंट टू सब्सिडाइज 5 लाख इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 1 मिलियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 55,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल एंड 7,019 इलेक्ट्रिक बसेस। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है फेम 2 के दौरान, और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल को सब्सिडाइज करने की योजना भी चल रही है। और इसी को देखते हुए इस योजना को 2024 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपन जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी इन गुजरात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आपको याद रखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में जैन गार्डन और काइजन एकेडमी को इनॉग्रेट किया गया। और ये इनॉग्रेशन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। अगर हम काइजन एकेडमी और जैन गार्डन की बात करें तो यहाँ पर जापान के बहुत सारे संस्थाओं के द्वारा इसे बनाने में सपोर्ट किया गया है। और आपको याद रखना है कि ये जो केंद्र हैं वो हमारे देश के किस राज्य में खोले गए हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, आपको इन दोनों का नाम याद रखना है, जैन गार्डन और काइजन एकेडमी। और आपको उस स्टेट का भी नाम याद रखना है जिस स्टेट में इन दोनों केंद्रों को इनॉग्रेट किया गया है, खोला गया है। आइए एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं। और न्यूज़ है INS ताबर डिप्लॉयड फॉर नेवल एक्सरसाइज इन अफ्रीका यूरोप टिल सितंबर। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडियन नेवल शिप जिसका नाम है INS ताबर, which commenced its prolonged deployment on June 13, will visit a number of ports in Africa and Europe till September end 2021। तो आपको उस नेवल शिप का नाम याद रखना है जिसे अफ्रीका और यूरोप में बहुत सारे युद्धाभ्यास और बहुत सारे पोर्ट में विजिट करने के लिए भेजा गया है। और उसका नाम है INS ताबर। यहाँ पर कहा गया है कि द शिप विल ट्रांजिट अक्रॉस द गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, सुएज कैनाल, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, बाल्टिक सी। और इसके अलावा वो दुनिया के बहुत सारे पोर्ट्स जिसमें डिजिबूटी, इजिप्ट, इटली, फ्रांस, यूके, रसिया, नीदरलैंड, मोरक्को, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश शामिल हैं, वहाँ पर ये विजिट करेगा। और ये बात यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस शिप के द्वारा कोंकण नेवल एक्सरसाइज जो कि यूके रॉयल नेवी के साथ किया जाता है, वरुणा जो कि फ्रेंच नेवी के साथ किया जाता है, और इंदिरा जो कि रशियन फेडरेशन नेवी के साथ नेवल एक्सरसाइज किया जाता है, उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखना है कि ये कौन कौन से एक्सरसाइज में भाग लेने वाला है। और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के पूरे आसार हैं कि भारत की तरफ से कोंकण में, वरुणा में और इंदिरा नेवल एक्सरसाइज में किस शिप के द्वारा भाग लिया गया। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि ये जो बायलैटरल एक्सरसाइज हैं, खास करके जो नेवल एक्सरसाइज यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, वो किन देशों के साथ किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कोंकण नेवल एक्सरसाइज यूके रॉयल नेवी के साथ किया जाता है,
वरुणा फ्रेंच नेवी के साथ किया जाता है और इंदिरा रशियन नेवी के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो नेवल एक्सरसाइज हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम आईएनएस टावर की बात करें तो यह एक तलवार क्लास का स्टील्थ फ्रिगेट है जिसे रसिया के द्वारा भारतीय नेवी के लिए बनाया गया था और फिलहाल ये नेवी के वेस्टर्न फ्लीट में शामिल है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आईएनएस ताबर रशियन नेवी डे जो कि 22 जुलाई से 27 जुलाई तक मनाया जाएगा उसमें भी भाग लेगा। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम इस नेवल शिप के द्वारा किए जाने हैं और इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखेंगे, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं और न्यूज़ है इंडिया टू अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड एंड ऑपरेट रॉकेट लॉन्च साइट्स। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक भारत में प्राइवेट प्लेयर्स को इस क्षेत्र में जगह नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी रॉकेट लॉन्च साइट्स बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया हैज डिसाइडेड टू अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट रॉकेट लॉन्च साइट्स विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री सब्जेक्ट टू प्रायर ऑथराइजेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा करने से पहले गवर्नमेंट का अनुमति लेना जरूरी है। लेकिन ये न्यूज़ बहुत ही बड़ी है कि प्राइवेट प्लेयर्स को अब इस क्षेत्र में जगह दी जा रही है, बुलाया जा रहा है। यहाँ पर कहा गया है कि एनी रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इंडियन और ओवरसीज टेरिटरी कैन बी कैरिड आउट ओनली विद द ऑथराइजेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसे कि भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था और ये सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करता है। उससे जब तक आपको परमिशन नहीं मिल जाता है तब तक कोई भी प्राइवेट प्लेयर कोई भी रॉकेट लॉन्च का काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जरूर प्राइवेट प्लेयर्स को आमंत्रित किया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि सरकार के आदेश के बिना वो ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर इस एजेंसी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है इन स्पेस और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। और आपको याद रखना है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत काम करता है जिसे कि भारत सरकार के द्वारा एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आइए अब कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया जो कि स्पेस से जुड़ा हुआ है और न्यूज़ का शीर्षक है स्पेस इज फॉर एवरीवन, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज टू हायर फर्स्ट डिसेबल एस्ट्रोनॉट। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा हायर किया जाएगा अपने आने वाले प्रोग्राम में और इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्पेस इज फॉर एवरीवन। तो आपको याद रखना है कि वो दुनिया का कौन सा ऐसा स्पेस एजेंसी है जिसके द्वारा ये कहा गया है कि वो फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट को हायर करने वाले हैं अपने आने वाले प्रोग्राम में। आइए एक और इंटरनेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं और न्यूज़ है माल्टा प्लेस्ड ऑन ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग ग्रे लिस्ट फॉर मॉनिटरिंग। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको देश का नाम याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको इस न्यूज़ में पता चलेगा। यहाँ पर कहा गया है कि पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में FATF कहते हैं, एडेड द यूरोपियन यूनियन मेंबर माल्टा टू इट्स सो कॉल्ड ग्रे लिस्ट अलॉन्ग विथ हैती, फिलीपींस एंड साउथ सूडान। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि माल्टा जो कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और उसे जो है FATF के ग्रे लिस्ट में स्थान दिया गया है, उसमें डाला गया है। आप सभी जानते हैं कि जो ग्रे लिस्ट है उसमें उन देशों को रखा जाता है जो कि या तो टेरर में फंडिंग कर रहे हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा देश जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है उसका डाला जाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि माल्टा जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर है उसे FATF के ग्रे लिस्ट में रखा गया है। और आपको यह भी याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसे हम शॉर्ट में FATF कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है पेरिस में। और यहाँ पर आपको उन कंट्रियों का भी नाम याद रखना है जिसे कि माल्टा के साथ ग्रे लिस्ट में डाला गया है और वो हैं हैती,
फिलीपींस और साउथ सूडान। आप जानते होंगे कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, सीरिया जैसे देश भी FATF के ग्रे लिस्ट में हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इस लिस्ट में उन्हीं देशों को रखा जाता है जो या तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रहे हैं या फिर टेरर फंडिंग कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं। आइए अब कुछ बुक्स एंड अवार्ड से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका शीर्षक है ताज नेम्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडियन होटल्स कंपनी, जो कि साउथ एशिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, उसका जो आइकॉनिक ब्रांड है जिसे हम ताज के नाम से जानते हैं, हैज़ बीन रेटेड द स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड इन द वर्ल्ड बाय ब्रांड फाइनेंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ताज को जो है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड का खिताब दिया गया है। और अगर हम ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो ब्रांड फाइनेंस वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड इवैल्यूएशन कंसल्टेंसी है और हर साल वो होटल 50 रिपोर्ट लेकर के आती है। और इस साल भी उन्होंने ये रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है होटल्स 50 2021। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है जिसे हम होटल्स 50 2021 कह रहे हैं, उसे किस कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाता है, और वो कंपनी है ब्रांड फाइनेंस। और इसी के द्वारा ताज को दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड का अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि दिस रिपोर्ट रिकॉग्नाइज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड अक्रॉस द ग्लोब एंड ताज रिसीव एन ओवरऑल ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स ऑफ 89.3 आउट ऑफ 100। और ये जो रेटिंग उसे दी गई है वो उसे कस्टमर फेमिलियरिटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टेशन के नाम पर दिया गया है। और उसके द्वारा जो वर्ल्ड क्लास कस्टमर सर्विस दी जाती है उसके कारण उसने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है और इसी के कारण ताज को ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत का एक होटल ब्रांड जिसका नाम है ताज, उसे दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट होटल ब्रांड का अवार्ड दिया गया है। आइए अब बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है जिसका शीर्षक है रेलवेज इम्प्रूव ऑपरेटिंग रेशियो टू 97.45% इन 2020-21 फ्रॉम 98.36% इन 2019-20। तो यहाँ पर कहा गया है कि लिमिटेड ट्रेन सर्विसेज फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर विथ नो सब्सिडीज और कंसेशन एंड सिवियरली टाइटनिंग of expenses have led the railway better its operating ratio to 97.45%। तो एक RTI के रिप्लाई में रेलवे के द्वारा ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि उसका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार कुछ बेहतर हुआ है। 2019-20 में जो ऑपरेटिंग रेशियो था वो 98.36% था और 2020-21 में ये ऑपरेटिंग रेशियो 97.45% हो गया है। अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है कि अगर रेलवे 100 रुपये कमाती है तो अगर उसका ऑपरेटिंग रेशियो 98.36% है तो इसका मतलब है कि इस 100 रुपये में से रेलवे 98.36 रुपये को खर्च कर देती है। अगर ये ऑपरेटिंग रेशियो 97.45% है तो इसका मतलब है कि रेलवे अगर 100 रुपये कमाती है तो उसमें से वो 97.45 रुपए को खर्च कर देती है। यानी कि अगर आपका ऑपरेटिंग रेशियो कम होगा तो इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी बहुत सारे रिसोर्स बचे हुए हैं। इसीलिए ऑपरेटिंग रेशियो जितना कम होता है कंपनी के लिए उतना ही ज़्यादा रिसोर्स बचता है, उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर ऑपरेटिंग रेशियो कम हो रहा है तो वो रेलवे के लिए अच्छी बात है, खराब बात नहीं। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि लोअर इट इज़ द बेटर, इट इज़ यूज्ड टू मेजर द ऑपरेशनल इफिशिएंसी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, हायर द ऑपरेटिंग रेशियो, लोअर द फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। तो इसीलिए जितना कम होगा ऑपरेटिंग रेशियो उतना ही अच्छा होगा और रेलवे ने 2020-21 में अपने ऑपरेटिंग रेशियो में थोड़ी सी कमी लाई है। आइए एक और न्यूज़ को यहाँ पर देख लेते हैं और न्यूज़ है MCA broaden a small medium company definition for accounting purpose।
और यहाँ पर एमसीए का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और यहाँ पर कहा गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स हैज एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज राइजिंग देयर टर्नओवर एंड बोरोइंग लिमिट। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के डेफिनेशन में कुछ चेंजेस किया गया है और ये चेंजेस उनके टर्नओवर और बोरोइंग को लेकर के किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर क्या चेंजेस किए गए हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि जिन कंपनियों का टर्नओवर 250 करोड़ के आसपास है तो उन्हें वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज मानेंगे और इसे जो है बढ़ाया गया है। पहले ये सिर्फ 50 करोड़ था, यानी कि अब कोई कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ के पास है तो उसे स्मॉल एंड मीडियम कंपनी के दर्जा दिया जाएगा। यही हाल यहाँ पर बोरोइंग में भी देखने को मिलता है। बोरोइंग को भी 50 करोड़ कर दिया गया है और पहले ये राशि 10 करोड़ की थी। और यहाँ पर एक और बात कही गई है कि एन एसएमसी कैन नॉट बी अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एन इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज वो नहीं होंगे जो कि बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। तो यहाँ पर इन तीनों को जो है इससे बाहर रखा गया है। तो आपको याद रखना है कि बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी को इस डेफिनेशन के अंदर नहीं लाया गया है। लेकिन ये जो एक्सपेंशन किया गया है टर्नओवर और बोरोइंग में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी जो बैंक के एग्जाम आने वाले हैं उसमें ये आसानी से ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आइए अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ को देख लेते हैं। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया जो कि क्वोटन गेम से जुड़ा हुआ है और इसमें कहा गया है कि इंडियाज नीरज चोपड़ा बैग्स ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत के जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम नीरज चोपड़ा है, उन्होंने क्वोटन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो क्वोटन गेम्स हैं वो फिनलैंड में आयोजित हो रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि नीरज चोपड़ा के द्वारा इन खेलों में ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि क्वोटन गेम्स फिनलैंड में आयोजित हो रहे हैं जहां पर नीरज चोपड़ा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। आइए एक और न्यूज़ को देख लेते हैं और न्यूज़ है शेफाली वर्मा बिकम्स यंगेस्ट इंडियन टू मेक डेब्यूट इन ऑल फॉर्मेट्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि ओपनर शेफाली वर्मा ऑन संडे बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक डेब्यूट अक्रॉस फॉर्मेट। तो सबसे कम उम्र में क्रिकेट में उतरने वाली वे भारतीय क्रिकेटर बन गई हैं और उनका आपको नाम याद रखना है, उनका नाम है शेफाली वर्मा। यहाँ पर कहा गया है कि हरियाणा की शेफाली वर्मा जिनकी उम्र है 17 ईयर एंड 150 डेज, वो भारत की ओर से डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र की क्रिकेटर बन गई हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो उनका स्थान 5वें नंबर पे है, क्योंकि सबसे कम उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करने का जो रिकॉर्ड है वो अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान के पास है। उन्होंने 17 ईयर एंड 78 डेज में क्रिकेट में जगह बनाई थी। और इसके अलावा दूसरे नंबर पे इंग्लैंड की सारा टेलर, जिन्होंने 17 ईयर और 86 डेज में क्रिकेट में जगह बनाई। तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया के एलिसे पेरी हैं, जिन्होंने 17 ईयर एंड 104 डेज में क्रिकेट में कदम रखा। चौथे नंबर पर पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर हैं और 5वें नंबर पर भारत की खिलाड़ी शेफाली वर्मा हैं, जिन्होंने 17 ईयर और 150 डेज में क्रिकेट में कदम रखा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ओवरऑल इनका स्थान 5th है, लेकिन भारत की ओर से सबसे कम उम्र में क्रिकेट में डेब्यू करने वाली वो खिलाड़ी बन गई हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज 28 जून है और आज हम लोग मनाते हैं नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। तो याद रखिएगा 28 जून को हम नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए अब आज के इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज मैंने इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के समिट के बारे में कुछ जानकारी दी है और मैंने बताया है कि G20, G7, ब्रिक्स जैसे ये जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो समिट है वो किस ईयर में किस देश में हुआ है
और आने ईयर ईयर में किस देश में होगा। जैसे G20 जिसका आयोजन 2021 में रोम इटली में हुआ, 2022 में इंडोनेशिया के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा और 2023 में भारत के द्वारा G20 का आयोजन किया जाएगा। उसी तरीके से G7 उसका भी लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है। 2021 में यूके के द्वारा, 2022 में जर्मनी के द्वारा, 2023 में जापान और 2024 में इटली के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं, इसका नोट्स आप लोग जरूर बना लेंगे। आइए अब आज के करंट अफेयर्स के ऊपर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 10 क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे, तो आइए देख लेते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, टिल विच ईयर द फेम स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट। और आपके ऑप्शन हैं 2023, 2024, 2025 और डी है 2026। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 है, When was the first phase of FAME scheme launched? और आपके ऑप्शन हैं 2010, 2014, 2015 एंड 2019। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच स्टेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ओपन जैन गार्डन एंड काइजन एकेडमी। और आपके ऑप्शन हैं बिहार, गुजरात, यूपी एंड नॉन ऑफ द एबव। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 है, Which naval ship has been sent by the Indian Navy to Africa and Europe for naval exercise? और आपके ऑप्शन हैं INS कोलकाता, INS ताबर, INS विशाखापट्टनम और डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, With which country does the Indian Navy do the कोंकण बायलेटरल एक्सरसाइज? और आपके ऑप्शन हैं फ्रेंच नेवी, रशियन नेवी, यूके रॉयल नेवी और डी है नॉन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर वर्क अंडर विच डिपार्टमेंट? और आपके ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और डी है आपका आईटी मिनिस्ट्री। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच कंट्री आर द क्वोटन गेम्स बीइंग हेल्ड? और आपके ऑप्शन है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रेजेंटेड होटल्स 50 2021 रिपोर्ट? और आपके ऑप्शन है बिग फाइनेंस, ब्रांड फाइनेंस, इकरा और फिच। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। और क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन हैज बीन केप्ट इन द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF? और आपके ऑप्शन है फिलीपींस, साउथ सुडान, माल्टा, जिम्बाब्वे। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और क्वेश्चन नंबर 10 है, विच स्पेस एजेंसी हैज डिसाइडेड टू रेगुलराइज द वर्ल्ड फर्स्ट फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट? और आपके ऑप्शन है नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और चौथा है चाइनीज स्पेस एजेंसी। तो ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और मैं आशा करता हूं कि आप 10 में 10 का स्कोर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी को आप रिवाइज करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।